हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 34 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज का ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ 2 7 9 3 8 11 4 9 13 और व्हाट। तो देखिए इसमें क्या हुआ है। तो इसमें आप दो नंबर छोड़ कर चलिए, तो 2 और 3, फिर यहाँ पर 4, तो सिंपल सी बात, आगे यहाँ क्या होगा, तो 5 होगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे नियम से हम आपको बना करके दिखला रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि ये 7 9 8 3 8 11 9, इसका भी तो कुछ होगा। तो 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो आगे 9 + 1 क्या होगा, 10 होगा। 9 × 11, 11 × 13, तो 13 × 2 क्या होगा, तो 15। ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए, 2 और 7 को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए 9 हो गया। 3 और 8 को जब ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ 11 हो गया। तो 2 3, तो अब यहाँ पर 4 और 9 को ऐड कर दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो 2 3 4, तो अगला क्या, 5 में क्या जोड़ना होगा, तो 7 8 9, तो 10 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लिखा गया 36 12 48 99.6 और व्हाट। यहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ जो है 36 डिवाइडेड 3 कर दीजिए, 36 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, हो जाएगा 12। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, तो गुने कर दीजिए 4, यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए 5, और यहाँ पर फिर हम गुने कर देंगे किस चीज़ से, तो 3 4 5, तो 6, और 6 से जैसे हम गुना करेंगे हो जाएगा 57.6। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर, नीचे दी गई प्रश्न में संबंधित विकल्पों को चुनिए। तो ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखना हमको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखिए। हम सबसे पहला चीज़ अल्टरनेट लेटर को हम इसमें से चुन रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट लेटर को हम इसमें से चुन रहे हैं। अब यहाँ जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपका क्या जा रहा है, तो अब आप वो देखिए। एल अल्टरनेट लेटर हमने चुना, एल -1 के, आई -1 तो एच, एन -1 तो एम, पी -1 तो ओ, ई -1 तो डी। समझ में आ गया। सभी में क्या किया गया, सभी में -1 किया गया है, सभी में -1 किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप अल्टरनेट लेटर चुन लीजिए। सबसे पहले ये हमने अल्टरनेट लेटर चुन लिया। अब भी है -1 तो यू, टी है -1 तो एस, एस है -1 तो आर, ई है -1 तो डी। अब यहाँ पर जो है क्लियरिफिकेशन, इसके साथ भी यही हम अल्टरनेट के बाद -1 करेंगे और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। रायपुर, रांची, चेन्नई, रेजिन। तो देखिए रायपुर हो गया आपको छत्तीसगढ़ का राजधानी, रांची हो गया आपको झारखंड का राजधानी, और चेन्नई हो गया आपको तमिलनाडु का राजधानी। लेकिन रेजिन जो है वह एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, रेजिन एक रसायन है, इसीलिए सभी जो है वह राजधानी है, जबकि रेजिन एक रसायन है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा गया है एक घड़ी 4:30 का समय बता रही है। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है तो घंटी की सुई किस दिशा में होगी। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, तो इसमें बोला गया कि 4:30 हो रहा है और मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है। तो सबसे पहला सिचुएशन कि 4:30 हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखिए आप किसी एक को 12 मान लीजिए, किसी एक को 3 मान लीजिए, किसी एक को 6 मान लीजिए, किसी एक को 9 मान लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए घड़ी में ये 12 6
ये 3, ये 9, यही आपको मुख्य रूप से है। और जब इसी को आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो इसी प्रकार से आपका जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट भी होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो है किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 12, 3, 6, 9 इसको हम मानने वाले हैं। तो एक घड़ी में 4:30 का समय बता रही है 4:30। ठीक है, और 30 मिनट का मतलब होता है मिनट का सुई 6 पर होना। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है तो मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है, इसका मतलब 6 जो है वो क्या है, पूरब में है। तो जब 6 पूरब में है तो बताइए 6 से पहले यहाँ क्या है, 3, तो यहाँ 3, 3, 6, 9 और यहाँ हो जाएगा क्या, 12। क्लियर है ये आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जब 4:30 पर मिनट का सुई यहाँ पर है तो घंटे का सुई, तो घंटा का सुई रहेगा 4 और 6 के बीच में। 4:30 तो घंटा का सुई रहेगा 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 कहाँ रहेगा, तो 4 और 5 रहेगा 3 और 6 के बीच में, यानी कि घंटा का सुई रहेगा यहाँ पर। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। ठीक है, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं, ये भी ठीक है। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तब कुणाल तथा रोहित के बीच खड़े लड़कों की संख्या है। तो देखिए यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कैसे बनेगा, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको सबसे पहले दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्ति के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, इसका रूल हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा। दो व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, ये सवाल कैसे बनता है, हमको सबसे पहले इसका रूल जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, ये सवाल कैसे बनता है। तो यहाँ पर होता क्या है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट और बराबर में आपका जो है रिजल्ट आ जाता है। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं और ये करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हो जाता है हमारा दो व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहला ये एक रूल हुआ, नंबर 1। नंबर 2 का हम बात करते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2, ये भी एक रूल होता है, इससे भी आपको पता चल जाता है। तो सर ये एक ही क्वेश्चन के लिए दो रूल, दोनों रूल में तो कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर -2 दिया गया है, तो ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है ये आपका सही है कहना कि ये दो रूल बता रहे हैं, तो ये कैसे कैसे है। तो देखिए जब ध्यान से समझिएगा, जब टोटल वाला अधिक हो, जब टोटल वाला क्या हो, अधिक हो, और लेफ़्ट और राइट को जब जोड़ेंगे वो जब कम हो जाए, मान लीजिए कि इधर 30 है और इस दोनों को जोड़ने पर मान लीजिए 26 ही रहा, तो आप ये रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल अधिक हो, लेफ़्ट और राइट कम हो, तो आप ये वाला, यानी कि हम सीधा डायग्राम के भाषा में बोलें तो इस प्रकार का प्रश्न, ये टाइप का डायग्राम वाला, ये बीच में आदमी हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये टाइप का ये डायग्राम वाला होता है। और इसका बात करें हम तो जब टोटल हमारा कम हो जाए, लेफ़्ट और राइट को जोड़ने पर जब ये अधिक हो जाता है, वैसी परिस्थिति में जो हम -2 करते हैं, इसका कहें तो ये ओवरलैप वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपको ओवरलैप वाला सिचुएशन हो जाता है, यानी कि ऐसा वाला, नॉन ओवरलैप ओवरलैप, नॉन ओवरलैप ओवरलैप। क्लियर। तो हमारे पास प्रश्न है
22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। इसका मतलब हुआ 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। ये कुणाल है, कुणाल के आगे 22 लड़के हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग से कुणाल हो गया 23वें स्थान पर 23। इसके बाद 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। रोहित के पीछे हैं 12 लड़के, तो इसका मतलब रोहित जो है वो लास्ट से हो जाएगा कितने नंबर पर, तो 12 इधर है, एक रोहित हो गया 13 नंबर पर। ठीक है, तो बस अब आप इसी का यूज कीजिए। टोटल कितना है, टोटल दिया गया 30 लड़के, तो टोटल हो गया हमारा 30। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हो गया 30, टोटल हो गया 30 माइनस माइनस लेफ़्ट प्लस राइट, लेफ़्ट प्लस राइट, तो हम अब लेफ़्ट और राइट को ऐड कर दें तो 23 प्लस 13, तो 23 और 13 हो जाएगा कितना, तो 23 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 36 जो है बाबू वो तो 30 से अधिक है। 23 और 13 को जोड़े वो हो गया 36। 36 जो है वो 30 से क्या अधिक है, तो 36 जब 30 से अधिक है तो आप देख लीजिए कम और ये अधिक, इधर अधिक हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे -2। तो आप देख लीजिए 23 प्लस 13 36, 36 माइनस 2 कर दिया होगा 34, तो 30 और इधर 34, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाएगा कितना 4, और यहाँ पर चूँकि माइनस है तो ये माइनस में आ रहा, तो यहाँ पर हमको माइनस देना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रश्न है दो व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर हमको व्यक्तियों का गिनती, यहाँ पर हमें व्यक्तियों का गिनती यानी कि कुणाल के और रोहित के बीच में कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं, कितने लड़के हैं, हमको वो गिनती करना। तो यहाँ पर लड़का जो कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकता है, इसीलिए माइनस को आप कर दीजिए इग्नोर। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 4 और 4 हुआ, और ये है ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा गया है 98754231 को आरोही क्रम में सजाएं तथा दाएं से चौथा। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए 1, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद ये 9। ठीक है, बोला गया दाएं से चौथा 1 2 3 4 दाएं से चौथा, तथा बाएं से तीसरा, बाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया। दाएं से चौथा बोला, हम गलती कर दी, यहाँ पर दाएं से चौथा बोला था। ठीक है, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4, ये हो गया दाएं से चौथा, और बाएं से तीसरा है तो बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, ये रहा बाएं से तीसरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है दाएं से चौथा, तो 9 8 7 5 1 2 3 4, दाएं से चौथा ये हो गया 5, और बाएं से तीसरा, तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा हो गया 3, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। तो तीसरे अंक के बीच अंतर का मान ज्ञात करें, तो 5 और 3 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से गलत संख्या कौन सा है वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये देखिए 3 × 3, 3 × 1 कर दीजिए आप तो बीच वाला 3 हो जाता है। 4 × 2 कर दीजिए तो बीच वाला 8 हो जाता है। 5 × 1 कर दीजिए तो बीच वाला 5 हो जाता है। 2 × 3 कर दीजिए तो बीच वाला 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 3 × 3 करेंगे तो 9 होगा, ना कि 8 होगा। 2 × 2 कीजिए तो 4 होगा, 1 × 1 कीजिए तो 1 होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए 393, लेकिन लिखा हुआ 383, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लिखा गया है एक कोड भाषा में पुल टा नोप का अर्थ है फ्रूट इज गुड। नोप
कोटिड का अर्थ है ट्री इज टॉल। पुल हो सोप का अर्थ है इट गुड फूड है। इस कोड में फ्रूट किसका अर्थ होगा? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे ये आप ध्यान से देखिए। हम जो है ज़्यादा इसमें कुछ करने वाले नहीं, आपको एकदम डायरेक्टली आराम से आप क्वेश्चन बना लेंगे। फ्रूट का कोड पूछ रहा है तो आप देख लीजिए फ्रूट है यहाँ पर। क्या फ्रूट आपने और कहीं भी पढ़ा? तो फ्रूट और भी किसी भी दूसरे स्थान पर लिखा हुआ नहीं है। जब फ्रूट किसी भी दूसरे स्थान पर लिखा हुआ नहीं है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि फ्रूट हमको अब कहीं दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। तो इसका सीधा मतलब है कि फ्रूट का कोड भी जो होगा वो किसी दूसरे जगह मिलने वाला नहीं है। तो हम देख रहे हैं पुल लिखा हुआ है, टीए लिखा हुआ है, एनओपी लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं जब फ्रूट का कोड किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यही तीनों में से न कोई एक इसका कोड होगा। तो टीए है तो टीए है, पीयूएल है, पीयू डबल एल है, यहाँ डबल एल होना चाहिए। एक मिनट हम यहाँ डबल एल कर दें, यहाँ डबल एल है। इसके बाद यहाँ क्या है? तो इसके बाद यहाँ पर एनओपी है तो एनओपी भी है। टीआईआर, क्या टीआईआर इसमें कहीं है? इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर तो नहीं हो सकता है। ठीक, अब टीए, पुल और नोप में से क्या होगा? हमने यहाँ अभी तुरंत बोला था जब फ्रूट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं मिल रहा है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए नोप यहाँ भी है, एनओपी यहाँ भी है। क्या एनओपी कभी भी आंसर होगा? तो नहीं होगा। आप देख लीजिए पीयू डबल एल पुल यहाँ भी है, पीयू डबल एल पुल यहाँ भी है। क्या पुल कभी भी आंसर होगा? तो नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि टी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया यदि होम 2541 लिखा जा रहा है, ठीक है, सोप 8256 लिखा जा रहा है, वर्क 9573, तब स्मोक का कोड क्या होगा? ठीक है, तो आप इसमें देखिए H इसमें भी है यहाँ पर और H इसमें भी है यहाँ पर। ठीक है, दोनों में H मिल रहा है और दोनों में आप देख लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी H के सामने वाले पोजीशन पर क्या है? तो 2 है। आप इसमें देखिए दूसरे नंबर पर O है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर O है। तो आप यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर 5 है और तीसरे नंबर पर भी 5 है और यहाँ पर देख लीजिए दूसरे नंबर पर फिर से 5 है। इसका सीधा मतलब हुआ कि लेटर के लिए जो यहाँ पर नंबर दिया गया है तो जिस लेटर के सामने जैसे कि H O M E होम और 2541 जिस लेटर के सामने जो नंबर आ जा रहा है वही उस लेटर का क्या है? कोड है। तो इसी प्रकार से हमको देखना है स्मोक, SMOKE, स्मोक के लिए क्या कोड होगा? तो आप देख लीजिए S का कोड जा रहा है 8, मैंने 8 लिखा। M का कोड जा रहा है आपको 4, मैंने यहाँ 4 लिखा। O का कोड जा रहा है 5, मैंने 5 लिखा। K का कोड जा रहा है आपको 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। और E का कोड जा रहा है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा। यानी कि स्मोक का जो कोड है वो कोड क्या हो गया? 84531। और आप देख लीजिए ऐसा कौन सा विकल्प है? तो ऐसा विकल्प है ऑप्शन बी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। लिखा गया है 3 है, 2 है, 2 है, 4 और अंदर में जो है दिया गया 33। तो यहाँ सिचुएशन ये क्या है? तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपको 33। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 54। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 3 6 5 4 है तो 3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपको 86। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। लिखा गया है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, इनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहला ये हम आपको बना दें एक सर्कल गणित के लिए, मैथ। तो गणित में कितने हैं, तो 35। तो 35 छात्र हैं जो गणित पढ़ते हैं, केवल गणित पढ़ते हैं नहीं, 35 छात्र हैं जो गणित पढ़ते हैं, ठीक है। केवल गणित नहीं है, ये गणित है। केवल गणित का मतलब होता है वो गणित के अलावा रसायन विज्ञान नहीं पढ़ता है, लेकिन गणित पढ़ता है इसका मतलब कि उसमें से कुछ ऐसा है जो सिर्फ गणित पढ़ेगा और कुछ ऐसा है जो रसायन और गणित दोनों पढ़ेगा। इसके बाद दिया गया कि 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो ये हमने इसके लिए ये बना दिया हम इधर केमिस्ट्री, ठीक है, ये केमिस्ट्री हो गया और ये आपको मैथ्स होगा। ये मैथ्स का डायग्राम है, ये केमिस्ट्री का डायग्राम है। तो ये तो हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पर कि 35 मैथ पढ़ता है, जिसमें कि 20 जो है वो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है। 35 मैथ पढ़ रहा है जिसमें कि 20 जो है वो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है। तो इसका सीधा मतलब हुआ 35 - 20 = 15, यानी कि सिर्फ मैथ पढ़ने वाला। इसीलिए हम इसको अब अंदर में लिख रहे हैं, ये देखिए बाहर में लिखा हुआ है, अब इसीलिए हम इसको अंदर में लिख लिए। सिर्फ मैथ पढ़ने वाला जो कि ये भाग है, ये जो रेड वाला भाग, ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये वाला भाग हुआ, ठीक है। तो वो हो गया सिर्फ कितना 15, यानी कि 15। 20 तो यहाँ पर है, 15 इधर है। अब हमको ये वाला पार्ट यानी कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला, केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाला कितना है वो हमको निकालना है। तो आप देख लीजिए टोटल है कितना 60, माइनस कर दीजिए आप 15 और 20, 15 + 20 को जोड़ करके हमने घटा दिया, हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 35। 60 में से 35 गया, हो गया 25, यानी कि 25। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया केमिस्ट्री पढ़ने वाले का, और वो टोटल के टोटल कितने हैं, तो टोटल 25 हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि सभी बीटा गामा हो, सभी बीटा गामा हो, बीटा गामा हो, उसके बाद है सभी गामा अल्फ़ा हो, सभी गामा अल्फ़ा हो, वह सभी थीटा गामा हो, सभी थीटा क्या हो, तो गामा हो। ये हो गया आपको थीटा, ये टी हम लिख दे रहे हैं थीटा के लिए, ठीक है, टी लिख दे रहे हैं। सभी थीटा गामा हो तो निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो पहला ऑप्शन है सभी थीटा बीटा है। क्या सभी थीटा जो है बीटा के अंदर है क्या, तो नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी क्या है, कुछ थीटा बीटा है। थीटा बीटा हो रहा है क्या, थोड़ा सा भी थीटा बीटा हो रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी सभी गामा थीटा है, सभी गामा जो है थीटा के अंदर है, कहते हैं क्या, ये भी गलत। ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो जब ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो कोई भी सही नहीं है, यही ना ठीक होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। लिखा गया है यदि त्रिभुज बुद्धिमान व्यक्ति को, तो त्रिभुज जो है ये हो जा रहा है बुद्धिमान व्यक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है। आयत ग्रामीण व्यक्ति को, आयत जो है ये दर्शा रहा आपको ग्रामीण को ये दर्शा रहा है।
वृत्त धनी व्यक्ति को, और ये जो वृत्त है ये वृत्त आपको धनी व्यक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो उस कथन को चुनिए जो असत्य है, यानी कि जो गलत है हमको उसको चुनना है, वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण बुद्धिमान है, ग्रामीण जो है वो बुद्धिमान है, देख लीजिए ग्रामीण है आयत, और ये बुद्धिमान भी उसमें त्रिभुज अटैच तो हो रहा है, तो ये तो सही बात है, हमको असत्य ढूंढना है, इसीलिए ऑप्शन 1 हो गया गलत। सभी धनी व्यक्ति ग्रामीण है, सभी धनी व्यक्ति, सर्कल जो है वो क्या है, ग्रामीण के अंदर है, सही है। उनमें से कुछ बुद्धिमान और उनमें से कुछ जो क्या है बुद्धिमान भी है, ये भी सही जा रहा है, सही जा रहा है, हमको तो गलत वाला असत्य वाला चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी भी हो गया गलत। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ना तो ग्रामीण है ना धनी है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, इधर वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति है और इधर वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये ना तो ग्रामीण है, ये ग्रामीण तो है नहीं, देख लीजिए, और धनी भी नहीं है, देख लीजिए धनी तो यही वाला है, इसीलिए ये भी हमारा सही जा रहा है, यानी कि सी भी क्या हो गया गलत, क्योंकि मुझे क्या ढूंढना, असत्य ढूंढना है। अब है कुछ धनी व्यक्ति यानी कि ये वाला सर्कल जो दिया हुआ है, ये सर्कल, कुछ धनी व्यक्ति ना तो बुद्धिमान है ना ही ग्रामीण है, ये कैसे हो सकता है, कुछ धनी व्यक्ति ग्रामीण तो है ही, सारा का सारा जो धनी व्यक्ति है वो तो ग्रामीण है ही। मान लीजिए कि कुछ वाला हम कह दे कि हाँ कुछ ऐसा है जो बुद्धिमान नहीं है, हम ये वाला भाग 5 और 4 के लिए जो दिया है हम इस भाग को मान लें कि ये बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो ग्रामीण तो है, इसीलिए यह बात क्या है, पूर्णतः असत्य है, और जो असत्य है वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। पंद्रह नंबर से 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा गया है 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। 5 मित्र है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए, ए बी के बाद बैठा है, ए जो है वह कहाँ बैठा हुआ, तो बी के बाद, तो बी के बाद का मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बाद का मतलब बाद कभी भी हो सकता है। सी डी के बाद बैठा है, सी जो है वह डी के बाद बैठा हुआ है, ठीक है, डी ई के साथ बैठा है, डी और ई साथ में बैठा हुआ है, तो ये सिचुएशन इस प्रकार से हो सकता है, डी और ई साथ में बैठा हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है 4 नंबर में, ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है बेंच के बायां सिरा, तो ये हो गया बायां सिरा और ये हो जाता है दाहिना सिरा, ठीक है, तो ई जो है वो आपको यहाँ पर बैठा हुआ है, ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। इसके बाद है सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है दाएं से पहला और दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये हमने सी को यहाँ बैठा दिया। अब देखिए हम यहाँ जब देख रहे थे तो डी और ई साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई है तो इसका मतलब यहाँ कौन होगा, तो यहाँ डी होगा। अब बचा कौन कौन, तो बी और ए बचा, तो बताइए ए जो है वह बी के बाद बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ए यहीं ना बैठेगा और बी कहाँ बैठेगा, तो बी यहाँ पर बैठेगा, तो ये हो गया एडजस्टमेंट। अब क्या है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 सिर्फ इतना ही प्रयोग किया है, इसमें भी आप देख लीजिए ये 2 नंबर का यूज यहाँ हुआ ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए बताना चाह रहे हैं आप लोगों को ख़ास तौर से इस प्रश्न में, क्योंकि एक सवाल जो है वह रीजनिंग में बार बार पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि कौन सा कथन के बिना भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि यह जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसको आप व्यवस्थित करने के लिए किस कथन का आवश्यकता नहीं था, इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम आपको यह चीज़ ध्यान से बतला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें 2 नंबर कथन का प्रयोग नहीं हो रहा है, 6 नंबर का प्रयोग नहीं हो रहा है, 7 नंबर का भी प्रयोग नहीं हो रहा है।
यानी कि 2, 6, 7 के प्रयोग के बिना हम व्यवस्थित कर चुके हैं। अब हम रहा इसका बाद, तो हम इसको भी पढ़ के एक बार मिलान कर लेते हैं। सी डी के बाद बैठा है, सी जो है डी के बाद बैठा हुआ है। ए बी के दाएं तरफ है, ए जो है वह बी के दाएं तरफ है, और ई के दाएं तरफ और ई के भी दाएं तरफ है। हम दायां और बायां लिख ही दें, यहाँ दायां और इधर हो जाता है बाबू ये बाएं, ठीक है। ए व सी साथ साथ बैठे हैं, ए व सी जो है वो साथ साथ बैठे हुए हैं। यानी कि हमारा जो प्रश्न है वो सारा का सारा यहाँ क्या हो रहा है, जो भी यह कह रहा है सारा का सारा एडजस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डी की स्थिति क्या है। डी का जो स्थिति है वो क्या है, हमको ये बताना है। तो डी का स्थिति देख लीजिए क्या है, बाएं से दूसरा या फिर दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा बाएं से दूसरा, ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बी की स्थिति क्या है। तो बी का स्थिति देखिए, ये तो बीच में है, तो बी का स्थिति है, तो हमारे प्रश्न का 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बीच में कौन बैठा है। तो बीच में अभी तुरंत तो 16 में वही है, 17 में भी वही उसी टाइप का, लेकिन क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग प्रकार से पेश किया गया है। बीच में कौन है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीच में बी है, और बी दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 17 का ऑप्शन बी। 18 नंबर सवाल है, ए कहाँ बैठा है। तो ए कहाँ बैठा हुआ है, तो ए तो दाहिने किनारे पर बैठा हुआ है, ए जो है दाहिने किनारे पर बैठा हुआ है। तो हमारे प्रश्न में ऑप्शन है बी व सी के बीच में। क्या ए बी व सी के बीच में बैठा है, तो नहीं, गलत। डी व सी के बीच में, तो क्या डी व सी के बीच में बैठा हुआ है ए, नहीं, ये भी गलत। ई व डी के बीच में, क्या ई व डी के बीच में ए बैठा हुआ है, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 15 का डी, 16 का बी, 17 का बी और 18 का डी। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी विमान रेलगाड़ी है। सभी विमान रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी है, कुछ रेलगाड़ी कुर्सी है। तो पहला निष्कर्ष है इसका, कुछ विमान कुर्सियां हैं, कुछ विमान कुर्सियां, तो विमान यहाँ पर, कुर्सी यहाँ पर, क्या है ये, होगा कभी सही, तो गलत। तो पहला निष्कर्ष हो गया इसका गलत। दूसरा निष्कर्ष है इसमें, कुछ कुर्सियां विमान है। कुछ कुर्सी क्या है, तो विमान है। तो आप देख लीजिए, कुर्सी क्या विमान हो रहा है, तो नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपको गलत। तीसरा नंबर निष्कर्ष है, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं। कुछ कुर्सी जो है वो रेलगाड़ी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, तो सही। चौथा है, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। कुछ रेलगाड़ी विमान है, ये वाला भी बात क्या हो रहा है, तो सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष गलत, तीसरा निष्कर्ष सही, चौथा निष्कर्ष सही। आंसर होगा 3 और 4 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा चित्र धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वालों के बीच संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। देखिए हमारे प्रश्न में यह बोल दिया है सबसे बेहतर, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि धूम्रपान नहीं करने वालों के बीच संबंध को दर्शाता है, सबसे बेहतर वाला शब्द लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, हम ये क्यों बोल रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चित्र जो इसका रियल डायग्राम होना चाहिए हम आपको वो बना के दिखलाते हैं। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले और वकील। ये देखिए, ये हमने आपको बना दिया 2 पार्ट। ये धूम्रपान करने वाले और ये धूम्रपान नहीं करने वाले, और ये बीच वाला ये हो जाएगा वकील साहब, वकील। क्योंकि
जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी मनुष्य है, वो या तो धूम्रपान करेंगे इधर या तो नहीं करेंगे। ये कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता है कि धूम्रपान करता भी है नहीं भी करता है, ठीक है। इसीलिए वकील साहब जो हैं वो या तो धूम्रपान करेंगे के पक्ष में होंगे या तो धूम्रपान नहीं करेंगे के पक्ष में होंगे, और तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो इसीलिए हमारा डायग्राम होना चाहिए इस प्रकार का। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन दिया उनको भी मालूम है, इसीलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया सबसे बेहतर। तो इसके लिए अब इस प्रकार का मिलता जुलता हुआ डायग्राम आप देख लीजिए। तो इस प्रकार का डायग्राम हम यहाँ देंगे, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले और ये वकील साहब, और इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताब पेन है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। पेन जो है वह पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है। अगर यही पेंसिल चाहे तो हम किताब से अटैच करके इधर भी बना सकते हैं, जो कि पेन से अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला निष्कर्ष इसमें जा रहा है, कुछ पेन किताब हैं, तो कुछ पेन किताब है तो ये बात पूर्णतः क्या हो जाएगा, सही। कुछ पेंसिलें किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, क्या इधर से तो गलत हो रहा है, इधर हम बना देते तो सही जाता, एक से गलत एक से सही, आंसर तो होगा ये निष्कर्ष फाइनली अभी गलत। इसके बाद है कुछ किताबें पेंसिल नहीं है। देखिए ये वाला जो किताब है, ये वाला किताब ये कभी भी पेंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पेन के कब्जे में है, ठीक है, क्योंकि इस पर पेन का अधिकार है। तो ये वाला किताब जो कभी भी पेंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि यह पेन के अधिकार में है। और हमारे प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई पेन पेंसिल नहीं, पेन और पेंसिल नहीं है, इसीलिए यह निष्कर्ष हो जाएगा पूर्णतः सही। अगर मान लीजिए हम पेंसिल इधर बना भी देते हैं, इसको हम पेंसिल भी बना भी देते हैं, तब पर भी वो पेन से अटैच नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, ये वाला किताब कभी भी पेंसिल नहीं हो सकता है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष हो गया सही। चौथा है, सभी पेंसिलें किताब है, सारा का सारा पेंसिल का किताब के अंदर है क्या, नहीं है, तो गलत। तो यहाँ पर हो गया पहला सही, तीसरा सही, दूसरा और चौथा गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। तो कुछ का केस है, कुछ के केस में होता है क्या चीज़, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा 50, प्रेडिकेट भी हो जाएगा 50। कोई नहीं के केस में सब्जेक्ट भी 100 और प्रेडिकेट भी आपको 100। कुछ के केस में सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट भी 50, कुछ के केस में सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट भी 50। कुछ नहीं के केस में सब्जेक्ट 50 और प्रेडिकेट होता है 100। सभी के केस में ये हो जाएगा आपको सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट हो जाएगा आपको 50। तो अब है इसमें पहला निष्कर्ष, कुछ पेन किताबें हैं, तो पेन यहाँ किताब यहाँ, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पेन 50 पेन 50 किताब 50 किताब 50 हो गया पहला निष्कर्ष क्या, तो सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ पेंसिलें किताब है, कुछ पेंसिलें किताब है, तो आप देख लीजिए पेन यहाँ पर कॉमन टर्म मिला, इस कॉमन टर्म किताब यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर, तो हमको कॉमन दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का आवश्यकता है। तो पेन और पेन हो गया हमारा कॉमन टर्म, कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, यहाँ पर पेन हो गया 100, यहाँ पर पेन हो गया 50, तो यहाँ तक ठीक है। तो कुछ पेंसिलें किताब है, तो कुछ पेंसिलें किताब है, किताब यहाँ पर 50 तो किताब यहाँ पर 50, पेंसिल यहाँ पर 100 पेंसिल यहाँ पर 50, ये तो सही है। लेकिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, ना कि पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष हो गया पूर्णतः गलत। कुछ किताबें पेंसिल है, किताब यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव बनेगा, और ये देखिए निगेटिव है तो ये हो गया सही। किताब यहाँ पर 50 किताब 50 पेंसिल 100 पेंसिल 100, यानी कि कन्फर्म सही। अब है 4 नंबर, सभी पेंसिलें किताब है, पेंसिल यहाँ पर किताब यहाँ पर, पेंसिल है आपका 100 तो यहाँ 100, किताब है यहाँ पर 50 किताब भी 50,
कॉमन टर्म भी मिल गया, वो भी ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव बना दिया, इसीलिए चौथा नंबर निष्कर्ष हो गया गलत। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा गया सभी ओर रंगे हुए घन को समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया गया। छोटे घनों की भुजा बड़े घन की भुजा से ठीक 1/4 है, इसलिए एक ओर रंगे हुए छोटे घनों की संख्या है। तो यह तो आपको क्यूब क्यूबाइड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको इसका सारा रूल, इससे पहले हम जान रहे हैं कि इससे पहले हम आपको 1-2 टेस्ट पहले बता चुके हैं। हम फिर से जो आपको सारा रूल यहाँ पर आपको बतला दे रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ n क्या होता है? n हो जाता है आपको नंबर ऑफ टर्म, यानी कि बड़े घन के भुजा की लंबाई बटा छोटे घन के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। इससे आपका जो है n क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लें थोड़ा इसमें रंगहीन सतह, यानी कि वैसा घन जिसका कि कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होता है। तो वह अगर आपको निकालना है तो वो हो जाता है आपको n-2 पर पावर 3। क्या हो जाता है ये? रंगहीन, यानी कि बिना रंग का, ठीक है, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या। इसके बाद रूल हो जाएगा आपको एक सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन वाले का नियम होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। इसके बाद हो जाएगा आपको n-2 इंटू 12। ये हो जाएगा आपको दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, ठीक है। और लास्ट एक और हो जाता है 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो ये हो जाता है, इसका फिक्स आंसर होता है 8, ठीक है। अब इसमें हम देख लें, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि सभी ओर रंगे हुए घन को समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया गया। समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया गया, ठीक है। छोटे घनों की भुजा बड़े घन की भुजा से ठीक 1/4 है, यानी कि बड़े घन का भुजा यदि 4 है, 4 सेंटीमीटर हम मान लें, तो छोटे घन की भुजा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इससे n क्या निकल जाएगा? तो इससे n निकल जाएगा आपको 4। तो n का हमको पता चल गया, n हमारा क्या है? तो n हमारा 4 है। अब बोला गया कि एक ओर रंगे हुए घनों की संख्या, एक ओर रंगे हुए यानी कि एक सतह रंगीन, और एक सतह रंगीन क्या है? तो एक सतह रंगीन वाले का नियम आप देख लीजिए, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है।
तो लगाइए यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो n के जगह हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 × 6 मैंने कर दिया हो गया कितना 24, यानी कि कुल मिलाकर के 24 घन। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 घन, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लिखा गया है दिए गए आकृति में वृत्त संतरा को, यानी कि ये वृत्त जो है ये आपको संतरा को दर्शाता है, ठीक है, तथा वर्ग सेब को, वर्ग जो है वो सेब को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि कुछ संतरा सेब है, ये वाला पार्ट हो रहा है, कुछ संतरा सेब है, बस यही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए है, कुछ सेब संतरा है, तो कुछ सेब संतरा है, ये बात क्या हो जाएगा, तो पहला निष्कर्ष सही। कोई सेब संतरा नहीं है, क्या संतरा सेब नहीं है क्या, तो दूसरा गलत। तीसरा है कोई संतरा सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है क्या, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी, कुछ संतरे सेब हैं तथा कुछ केले, क्या हमारे प्रश्न में कहीं भी केला का कोई चर्चा है, तो नहीं है, इसलिए चौथा भी गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा गया है सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं, बिल्ली है ये, ठीक है, सभी चूहे बिल्लियां हैं। अब है पहला निष्कर्ष है सभी बिल्लियां चूहे हैं, क्या सारा का सारा बिल्ली क्या चूहा के अंदर जा रहा है, नहीं है, पहला निष्कर्ष गलत। कुछ चूहे बिल्लियां नहीं है, कुछ चूहा ऐसा है जो बिल्लियां नहीं है, कुछ चूहे बिल्लियां नहीं, ये वाला जो चूहा है देख लीजिए, तो सारा का सारा चूहा तो बिल्ली के अंतर्गत है। हम यहाँ बिल्ली साफ साफ लिख दें थोड़ा, बिल्ली, ठीक है, सारा का सारा चूहा क्या है, ये तो बिल्ली के अंदर है, तो ये कैसे कह रहा है कि कुछ चूहे बिल्लियां नहीं हैं, तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, देख लीजिए कुछ बिल्ली क्या है, चूहे हैं, तो ये तीसरा निष्कर्ष हो गया सही। चौथा कोई बिल्ली चूहा नहीं है, बिल्ली चूहा नहीं है, ये भी क्या हो गया गलत। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को हम 150 वाले रूल से देख लें। सभी का केस है, तो सभी के केस में सब्जेक्ट हो जाता आपको 100 और प्रेडिकेट हो जाता आपको 50, ठीक है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों का दोनों देख लीजिए निगेटिव कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है, इसीलिए बी और डी दोनों खत्म। अब बचा यहाँ पर, तो सभी का केस है, तो बिल्ली 100 चूहे 50, यहाँ पर बिल्ली 50 चूहा भी 50। अब आप मिलाइए, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन सही है, चूहा यहाँ पर है 100, तो चूहा हो गया 50, ठीक है, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्ली है 50 और बिल्ली यहाँ हो गया 100, 50 वाला सामान 100 में मिलेगा तो खरीदिएगा, तो नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन बी और डी तो पहले ही गलत हो चुका है। चूहे है 100, तो 100 वाला यहाँ 50 में है, सही है। बिल्ली है 50, 50 वाला 50 में ही मिल रहा, सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कुछ पेंसिलें, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, कुछ पुस्तक जो है वह पेंसिल है, पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। तो अब है यहाँ पर फिर लिखा हुआ कुछ पुस्तक पेंसिल है और कुछ पेंसिलें कलम है, और कुछ पेंसिल क्या है, तो कुछ पेंसिल जो है वह कलम हो रहा है, कलम है। तो अब है पहला सभी पुस्तकें कलम है, सभी पुस्तक जो है वो कलम हो रहा है क्या, देखिए तो नहीं हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत। सभी कलम पेंसिल है, सारा का सारा कलम जो है पेंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी गलत। सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम जो है वो पुस्तक हो रहा है क्या, सभी कलम देख लीजिए पुस्तक हो रहा है क्या, तो सभी कलम जो है पुस्तक नहीं हो रहा है, ये भी क्या आपको गलत। ऑप्शन डी है कुछ पेंसिलें पुस्तक है,
और कुछ पेंसिल जो है वो देख लीजिए पुस्तक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी। अब इसी को हम लोग 150 से देख लें। पुस्तक यहाँ पर 50, पेंसिल भी 50, यहाँ पेंसिल 50, कलम भी 50, क्योंकि कुछ का केस है, सभी का केस है। पुस्तक यहाँ पर 100। अब देख लीजिए आप, पुस्तक है 50 है, यहाँ पुस्तक है 100, कभी भी सही होगा क्या? नहीं होगा, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत। कलम यहाँ पर 100, पेंसिल यहाँ पर 50, कलम देख लीजिए 50 है, कलम यहाँ 100 हो रहा, कभी भी सही होगा? तो गलत। सी है कलम सभी कलम, तो यहाँ कलम हो रहा है 100 और पेंसिल हो रहा है, पुस्तक हो रहा है 50, कलम यहाँ पर है 50, 50 कभी भी 100 होगा, तो ये भी गलत। डी, कुछ पेंसिलें पुस्तक है, कुछ पेंसिलें पुस्तक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पेंसिल 50, पेंसिल कुछ का केस है तो 50, पुस्तक भी 50, पेंसिल 50, पेंसिल 50, पुस्तक 50, पुस्तक 50, ऑप्शन डी हो गया सही। आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? तो यहाँ पर सिचुएशन है रिपीटेड ईयर वाला, यहाँ सिचुएशन है, ठीक है। उसी दिन यानी कि 30 सितंबर को मंगलवार होना चाहिए, वर्ष बदल दीजिए आप सिर्फ, यानी कि रिपीटेड ईयर वाला सिचुएशन है। और आप जानते हैं कि यह 1997 क्या है, तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के कैलेंडर में रिपीट करने के लिए आप क्या करते हैं, तो सामान्य वर्ष के कैलेंडर में आप 6 वर्ष या 11 वर्ष जोड़ते हैं तो रिपीटेड ईयर होता है। 1997 में हमने आपको बताया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप 11 वर्ष जोड़ करके देखा कीजिए, आसानी होगा। तो यदि आप 11 वर्ष जोड़ते हैं और जोड़ने पर यदि सामान्य वर्ष आ गया तब तो सही, और यदि आपको मान लीजिए कि लीप वर्ष आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 11 नहीं जोड़ना था, क्या जोड़ना था, 6 जोड़ना था। 1997 में 11 वर्ष जोड़े हो गया 2008, और 2008 जो होता है वो तो लीप वर्ष होता है, इसीलिए हम 11 वर्ष नहीं जोड़ेंगे, हम 6 वर्ष जोड़ेंगे। 1997 में आप 6 वर्ष जोड़िए, हो गया 2003, यानी कि 30 सितंबर 1997 को यदि मंगलवार था तो 30 सितंबर 2003 को भी मंगलवार ही होगा। हम क्या किए, 1997 में हमने 6 वर्ष जोड़ा, हो गया 2003, यानी कि 30 सितंबर 2003 को जो है वह मंगलवार का दिन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा गया है, एक विराम घड़ी सुबह 10:15 और 20 सेकंड पर चलना शुरू की। 10:15 20 सेकंड पर चलना शुरू किया है, ठीक है। शाम को 5:05 10 सेकंड पर यह रुक गई, तो विराम घड़ी में इस दरमियान कितना समय दर्ज किया गया? तो देखिए 10:15 20 सेकंड पर घड़ी जो है वो चलना शुरू किया है, और ये रुका कब, तो 5 बजकर। तो 5 बजे को जो है आप जब 12 बजे होता है, उसके बाद 13 बजे होता है, तो 13 बजे को कहते हैं हम 1, 14 बजे को कहते हैं 2, ठीक है, 15 बजे को कहते हैं 3, 16 बजे को कहते हैं, 15 बजे को कहते हैं 3 बजा है, 16 बजे को कहते हैं हम लोग 4 बजा है, और 17 बजे जब 17 बजता है तो हम उसको कहते हैं कि 5 बजा है, ठीक है। 17 बजे कहिए या 5 बजे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 बजे को हम 5 बजे भी लिख सकते हैं और 17 बजे भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 17 बजे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो 17:05 और 10 सेकंड, इसमें से आप क्या कर दीजिए, तो इसको घटा दीजिए। तो 10 सेकंड में से 20 सेकंड तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर से 1 मिनट इधर दिया, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, हमने इधर दे दिया 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 सेकंड दिए तो हो गया ये 70 सेकंड में से 20 सेकंड गया तो कितना सेकंड, 50 सेकंड। यहाँ पर से जब हमने 1 मिनट इधर दिया तो इधर बच गया 4 मिनट,
4 मिनट में से तो 15 मिनट जाएगा नहीं, तो हमने इधर से क्या किया, 1 घंटा इधर ले लिया, यानी कि 60 मिनट इधर ले लिया। तो 60 मिनट और 4 मिनट हो गया 64 मिनट। 64 मिनट में से जैसे हम 15 मिनट घटाएंगे हो जाएगा 49 मिनट 49। अब इधर बचा कितना, तो इधर से जब 1 घंटा इधर चला गया तो इधर तो 16 ना बचा, 16। तो 16 बजे में से आप 10 बजे को घटा दीजिए, हो जाएगा कितना, तो 6 घंटा। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 घंटा 49 मिनट 50 सेकेंड वह घड़ी जो है चला, यानी कि इतना समय वह दर्ज किया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिखा गया है मल्लिका का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ था, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है मल्लिका अपने चचेरी बहन स्मिता के सिर्फ 10 दिन बाद पैदा हुई थी, जो बुधवार को जन्मी थी। यानी कि अस्मिता का जन्म जो है वो बुधवार का दिन है। अस्मिता का जन्म किस दिन हुआ, तो बुधवार को हुआ। और मल्लिका अपने चचेरी बहन अस्मिता से 10 दिन बाद पैदा हुई थी। तो 10 दिन बाद पैदा हुई थी, तो इसका मतलब अस्मिता का जन्म बुधवार को, तो बुधवार से 10 दिन क्या बाद। तो आप सबसे पहले 7 डेज का हम बात कर लें, तो बुधवार में जब हम 7 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार ही आएगा। तो बचा क्या अब, तो 7 डेज हमारा समाप्त हो गया। अब बचा क्या, तो अब 3 डेज है। तो ये 3 दिन हम क्या करेंगे, बुधवार में जोड़ देंगे। तो आप जैसे ही बुधवार में ये 3 दिन जोड़ते हैं तो हमें आंसर क्या हो जाता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि मल्लिका का जो जन्म है वह 1 नंबर स्टेटमेंट से हो रहा है किस दिन, तो शनिवार के दिन। तो यहाँ से जो है 1 नंबर स्टेटमेंट से हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अकेले 1 नंबर से 2 नंबर का तो मैंने कोई प्रयोग नहीं किया है, तो 1 नंबर से हमारे प्रश्न का आंसर आ रहा है। अब हम 2 नंबर पढ़ते हैं। शांतनु का जन्म रविवार को हुआ था, ठीक है, शांतनु का जन्म रविवार को हुआ, बहुत अच्छा। जो मल्लिका के जन्म से अगला दिन था, मल्लिका का जन्म हुआ इस दिन और उसके अगले दिन जो है वह रविवार है। मल्लिका का जन्म हुआ इस दिन और उसके अगले दिन रविवार है। तो बताइए ये कौन सा दिन हुआ, तो ये दिन हो गया शनिवार का, ये दिन हो गया शनिवार। यानी कि मल्लिका का जन्म किस दिन है, तो मल्लिका का जन्म है शनिवार को। तो यह जो है 2 नंबर हमारे प्रश्न का आंसर दे रहा है। तो अकेला 1 प्रश्न का उत्तर दे दिया और 2 भी आप देख रहे हैं कि बिना 1 के मदद से 2 नंबर भी आंसर दे दिया। तो अकेला 1 आंसर दे रहा है, अकेला 2 आंसर दे रहा है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि केवल 1 या 2 पर्याप्त है। यानी कि अकेला 1 आंसर दे रहा है, अकेला 2 आंसर दे रहा है, तो इस दोनों में से तो कोई एक ही होना जरूरी है, इसीलिए लिख रहा है केवल 1 या 2 पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आप सड़क पर जा रहे हैं, यदि आपको 3 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ 3 100 रुपये का नोट, ठीक है। तो देखिए शब्द यहाँ पर शब्दों का ही खेल है। अगर यही प्रश्न लिखा हुआ रहता इस प्रकार से 3, 100 रुपये का नोट, तो इसका मतलब होता है कि जो 100 रुपये का जो नोट हमारे भारत में चलता है वैसा 3 ठो नोट के बारे में बोल रहा था, ठीक है। 3, 100 रुपये का नोट ऐसा रहता, तब ये गिनती दर्शाया और उसके बाद 100 रुपये का नोट, यानी कि ये हुआ क्या चीज़, तो 3 ठो, यानी कि 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट और 300 रुपये का नोट, तब हो जाता वो 300 रुपये का नोट। लेकिन यहाँ पर जो देख लीजिए कोई कॉमा नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 300 रुपये का नोट। हमारे भारत में जो है 100 रुपये का नोट होता है, 200 रुपये का नोट होता है, 500 रुपये का नोट होता है, 2000 रुपये का नोट होता है, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, ये सब नोट होता है। लेकिन 300 रुपये का कोई भी नोट हमारे देश में नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो यह कहा गया कि
300 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उठा करके जेब में रखने का विचार जितने लोगों का था वो तो बाबू आप लोग गलत कर रहे हैं, ये तो नहीं करना है। तो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, उसे उठाकर जेब में रख लेंगे, तो वो जेब में रख के ही क्या करिएगा, वो नोट तो आपको चलेगा ही नहीं कहीं, तो गलत। दूसरा है, उसे उठाकर भिखारी को दे देंगे तो भिखारी उठा के फेंक देगा उस नोट को, या आपको ही उल्टा पुल्टा कुछ कह देगा, क्योंकि वो उसको भी मालूम है कि 300 रुपये का नोट हमारे देश में नहीं चलता है। ऑप्शन दूसरा भी गलत। उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे, ये हो जाएगा आपको सही। उसे यूं ही पड़ा छोड़ देंगे, यूं ही पड़ा छोड़ देंगे तो आपका जो देश के प्रति आप जो देश के नागरिक हैं और आपका जो देश के प्रति जो कर्तव्य है वो आपने नहीं निभाया। तो यह जो है ऑप्शन डी, यह भी आपका गलत है। सी जो है, उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि ऐसा क्यों? उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा इसलिए कर देंगे क्योंकि वह हमारे देश का नोट तो है नहीं, हमारे देश का नोट है नहीं, तो हो सकता है कि किसी प्रकार का अलग गतिविधि, आतंकी गतिविधि भी हो सकता है, या कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी गतिविधि हो सकता है। तो इसीलिए वह 300 रुपये का नोट जो हमारे देश का है ही नहीं, वो हमारे देश में कैसे किसी भी सड़क पर गिरा हुआ हो सकता है, इसीलिए उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। यही हमारे देश के एक नागरिक का कर्तव्य होगा, इसीलिए आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लिखा गया है कथन ए, कुछ माता पिता अपने बच्चों को मारपीट कर उनको अनुशासित करते हैं। अप्रोक्ष रूप से उन्हें यह सिखाते हैं कि दूसरों पर नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका आक्रमण है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि कुछ माता पिता जो हैं अपने बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं और उसको अनुशासित करते हैं मारपीट करके। तो वह जो है बच्चे को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यह सिखाते हैं कि किसी दूसरे पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो उस पर आक्रमण कीजिए, वो आपको नियंत्रण में आ जाएगा। हमारे कथन का ये है मतलब। इसके बाद है तर्क में, बहुत से बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं क्योंकि वे व्यवहार के लिए माता पिता को आदर्श मानते हैं, क्योंकि वे व्यवहार के लिए माता पिता को क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पर ये सब बात कहा गया है, क्या चीज़, कि बहुत से बच्चे अपने माता पिता को व्यवहार का अनुसरण करते हैं, अपने माता पिता की तरह ही वह भी व्यवहार करते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपने व्यवहार के लिए क्या, माता पिता को आदर्श मानते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, इसलिए हम भी यह कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ऑप्शन ए में दिया गया है कि RA की पर्याप्त रूप से व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि अनुशासित करते हैं मारपीट करके, क्योंकि वह नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका वह समझा रहा है। और यहाँ पर जो है माता पिता के गुण को बच्चे अनुसरण करते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हुए उसी के तरह बनना चाहते हैं, उसी के तरह करना चाहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन ए दिया गया है RA की पर्याप्त रूप से व्याख्या करता है, तो यह पूर्णतः सही है। इसीलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि यहाँ जो लिखा गया है ऑप्शन बी में RA की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं करता, तो ऐसा कोई बात नहीं है, व्याख्या तो करता ही करता है। RA की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता, ये भी गलत। और A और R के बीच कोई संबंध नहीं, संबंध तो ये डायरेक्टली दर्शाया ही जा रहा है कि संबंध तो है ही। इसीलिए हमारे प्रश्न 30 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।